नमस्कार दोस्तों। जो हम विदेश व्यापार व विदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक कर रहे हैं, इसी टॉपिक में आज आगे बढ़ते हुए कुछ संकल्पनाएं समझेंगे और संकल्पनाएं समझने के बाद जो इंस्टीट्यूशंस को हमें समझना था उनको समझेंगे। और इंस्टीट्यूशंस को जो समझेंगे हम उसमें उनकी हिस्ट्री से लेके चलेंगे। ऐसा करने का कोशिश करेंगे कि रटना नहीं पड़े और आपको सभी चीज़ स्थायी रूप से समझ में आ जाए। चलिए, पहले एक बार दोस्तों स्टार्ट करने से पहले ये तीन संकल्पनाएं देखो कि विकसित और विकासशील और अल्प विकसित देश हम कहते किसे हैं। विकसित देश की बात करें तो हमें, जैसे अमेरिका को आप दिमाग में लाइएगा तो आपको विषय क्लियर हो जाएगा। विकसित देश में आप देखते हैं कि वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो आपको सर्वाधिक और अधिक देखने को मिलती है। वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ के जो संसाधन हैं, आपको उनका अधिकतम दोहन होता हुआ दिखता है। देखो क्या होता है कि अपने टेक्नोलॉजी के दम पर ही अपने देश में तो अधिकतम दोहन कर चुके होते हैं, फिर क्या करते हैं, अन्य देशों में अपनी तकनीक और पैसे के बल पर संसाधनों का दोहन करना शुरू करते हैं। अच्छा, इनके पास आपको ध्यान में ये टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर होती है, तकनीकी रूप से बहुत उन्नत होते हैं और इनके देश में प्राथमिक क्षेत्र से अधिक औद्योगिक और सेवा क्षेत्र, इनकी भूमिका इनकी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक होती है, स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अब हम एक और विकासशील देश के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल आप इसका देखो उल्टा करते जाइएगा। विकासशील और अल्प विकसित देश में सामान्यतः दोनों में समान कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, बस इनकी जो ग्रेविटी होती है इंटेंसिटी की वो कम या ज़्यादा हो जाती है। जैसे विकासशील देश में आप सभी जानते हैं कि पर कैपिटा इनकम आपको कम देखने को मिलती है, संसाधन है हमारे पास लेकिन इनका दोहन अधिकतम नहीं हुआ होता है। ठीक है, तकनीकी दृष्टि से भी पिछड़े हुए होते हैं, यह भी आपको देखना पड़ता है। और हम हमारी इकोनॉमी में किस सेक्टर का सर्वाधिक योगदान देखने को आज भी देखने को मिलता है, हमारी इकोनॉमी प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर रहती है। निर्भरता की बात कर रहा हूँ ना, जैसे कि आप कहेंगे सर हमारा तो सर्विस सेक्टर का योगदान ज़्यादा है, लेकिन हमारी निर्भर जो पूरी इकोनॉमी है, मोस्ट ऑफ द पीपल, आज भी 75% जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र से ही जुड़ी हुई है। समझ गए। और आपको यहाँ पर सबसे बड़ा एक और पॉइंट देखने को मिलता है, विकासशील देशों में आधारभूत संरचना का अभाव होता है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश विकासशील है। एक और देखिएगा, एक संकल्प और समझें, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, इसके क्या मायने होंगे। देखो, जिस भी देश से हम कहेंगे या उसे आशय लेंगे कि भैया यह देश उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, वह देश कैसी अवस्था में होगा, संक्रमण काल की अवस्था में होगा। संक्रमण काल से ना तो वो अब अल्प विकसित है ना वो विकसित है, अब वो कैसी अवस्था में, ट्रांजिशन फेज में है, संक्रमण काल की अवस्था में। अर्थात इन देशों में विकास की गति क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। समझ रहे हैं। और इन देशों ने ही तकनीक और आधारभूत संरचना में सकारात्मक सुधार भी किया होता है। तकनीक, जैसे हम भारत में ये सारे बिंदु आपको देखने को मिलते हैं, तकनीक प्लस आधारभूत संरचना में क्या किया है भैया, इन्होंने पॉजिटिव आपको सुधार देखने को मिलेगा उभरती हुई अर्थव्यवस्था में। एक वर्ड और समझ लें जो आगे हमारे काम में आएगा, जिसको हम बोलते हैं संरक्षणवादी नीति। अखबारों में भी आपने लास्ट कुछ महीनों में खूब देखा होगा, एक हम बोलते हैं कंजर्वेटिव या आप बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी। प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी, हमें ये दो तथ्य देखने को मिलते हैं कि भैया हमें वर्तमान में कई जगह आपको एक कंजर्वेटिव और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी देखने को मिलेगी। अब ये नीति क्या होती है इसको भी समझ लें। देखो, जब हम हिस्ट्री समझेंगे ना इन इंस्टीट्यूशंस की, तो आपको इन शब्दों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, आप रिलेट कर पाएंगे हर विषय को। देखो, कंजर्वेटिव और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी होती है
मतलब ऐसी नीति होती है जिसमें किसी भी देश क्या करता है, अपनी अर्थव्यवस्था को, जैसे कि सपोज करो ये देश है, ये अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करेगा, जो भी इसकी अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियां होंगी अन्य देशों के साथ क्या कर देगा, सपोज करें या ये आपके अन्य देश हैं सारे, अन्य देशों से क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। कम मतलब कि अब अच्छा, ये आर्थिक गतिविधियों से क्या तात्पर्य होगा, जैसे सपोज करो ये देश तो क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, नहीं साहब हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपका सॉरी इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपको एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। समझ गए, मतलब कि आर्थिक गतिविधियों को अन्य देशों के साथ कम तो कर देता है, और इससे संबंधित देश इन गतिविधियों को कम करने के लिए, जैसे कि भैया इस देश से मेरे पास एक्सपोर्ट कम आए, तो क्या करता है, कुछ बाधाओं का प्रयोग करता है। क्या, अब जैसे कि मुझे आपके गांव में कोई धंधा करना है, समझ गए, अब मैं तो क्या चाहता हूँ, मैं थोड़ा जमींदार क्या ताकतवर हूँ, तो मैं तो क्या करूंगा, आपके क्षेत्र में अपना सामान बेचने का भरपूर प्रयास करूंगा, लेकिन आपका सामान भी मेरे यहाँ पर वही बिके, वो मैं नहीं चाहूंगा। सपोज करो भैया मेरे यहाँ पे भी समोसा बिकता है और तुम भी समोसा बनाते हो, तो मैं तो क्या चाहूंगा भैया तुम्हारा समोसा तो एटलीस्ट मेरे यहाँ पर नहीं बिके, तो क्या होगा, मेरी खपत कम हो जाएगी। तो उसके लिए मैं बाधाएं लगाना स्टार्ट कर देता हूं, और व्यापार क्षेत्र में ऐसी बाधाओं को हम क्या बोलते हैं, टैरिफ के माध्यम से और नॉन टैरिफ के माध्यम से ये बाधाएं लगाते हैं। किनके माध्यम से, टैरिफ के माध्यम से और नॉन टैरिफ के माध्यम से बाधाएं लगाते हैं। अच्छा, ये साथ साथ ये जो बाधाएं हैं टैरिफ और नॉन टैरिफ, इनको भी समझ लो। एक होता है टैरिफ, शुल्क ही होता है बेसिकली, टैक्स बोल लीजिए, और एक होता है नॉन टैरिफ। समझ गए। अच्छा, टैरिफ में मूलतः होता क्या है, टैरिफ में क्या करते हैं, जैसे कि तुम्हारा समोसा मेरे एरिया में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उस पर शुल्क में वृद्धि, मतलब टैक्स के माध्यम से उसके शुल्क में वृद्धि कर दूंगा, उस पर विभिन्न प्रकार के शुल्क लगा दूंगा, एंटी टैक्स लगा दिया मैंने, आप दूसरे जगह से हमारे यहाँ पर आ रहे हैं तो हमने डोमिसाइल टैक्स लगा दिया, विभिन्न प्रकार के शुल्कों में वृद्धि कर देना। अच्छा, और नॉन टैरिफ में क्या होता है, नॉन टैरिफ में मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इसमें मात्राओं पर नियंत्रित किया जाता है। समझ गए, नॉन टैरिफ में क्या आता है, शुल्क में नहीं, मात्रा पर नियंत्रण किया जाता है। जैसे कि भैया तुम्हारे देश का जो मैंगो है मेरे ब्रिटेन में 10 किलो से ज़्यादा नहीं बिकेगा, मैंने क्या कर दिया, उसकी क्वांटिटी पे मैंने क्या कर दिया, नियंत्रण लगा दिया। साथ ही साथ इन नॉन टैरिफ में आपको वीज़ा पॉलिसी भी देखने को मिलती है, यदि फला गांव के आदमी का सामान मेरे यहाँ पे नहीं बिकेगा, वीज़ा पॉलिसी लगा दी, तो ये वीज़ा पॉलिसी भी नॉन टैरिफ के अंतर्गत आता है। क्लियर है। और यह जो संरक्षणवादी नीति होती है, इसी के अंतर्गत संसाधनों के मुक्त आवागमन को रोकने का प्रयास किया जाता है। क्लियर है। अच्छा, लेकिन ये भी तो हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि साहब ये सारे काम आप कर रहे हो, ये तो हमें समझ में आ गया कि आप लाभ प्राप्त करने, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसको शब्दों में बोल लीजिएगा, मूल बात हम ये सारे काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, मेरे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसका संरक्षण करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। घरेलू अर्थव्यवस्था का संरक्षण करना है मुख्य उद्देश्य, स्पष्ट है। और देखो, ये सिनेरियो आपको हाल ही में कई विकसित देशों द्वारा ये संरक्षण नीति का लगातार प्रयोग किया जा रहा है, और इसी की वजह से आपने देखा भी होगा कि वैश्वीकरण की नीति के ये क्या है, विपरीत है। वैश्वीकरण नीति के ये जो टेंडेंसी है क्या है, अपोजिट है, विपरीत है। क्लियर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई संरक्षणवादी नीति के बारे में हमने समझा, और संरक्षणवादी नीति के बाद हमने देखा, देखो हम यहां से यहां चले थे, फिर हमने समझा ये संरक्षणवादी नीति होती क्या है, उसको हमने समझा कि संरक्षणवादी नीति के अंतर्गत हमने देखा कुछ बाधाएं हम क्रिएट कर देते हैं, जिसके माध्यम से हमारे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हम संरक्षण कर सकते हैं। और यही सामान्य रूप से हम बाधाओं को टैरिफ और नॉन टैरिफ के माध्यम से जानते हैं।
टैरिफ में तो हम क्या करते हैं, शुल्कों में वृद्धि कर देते हैं, और नॉन टैरिफ पे हम मात्रा पर नियंत्रण करते हैं, और वीजा पॉलिसी आदि के माध्यम से इसको हम कंट्रोल में रखते हैं। और हमने फिर देखा कि सारे जो कर्म हम कर रहे हैं इनके पीछे उद्देश्य क्या है। किसी भी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था का संरक्षण करना ही उसका मूल उद्देश्य इसके अंतर्गत छिपा हुआ होता है। और देखो, हम वैश्वीकरण में, ग्लोबलाइजेशन में क्या कहते हैं कि भैया मुक्त आवागमन होना चाहिए एक देश से दूसरे देश में, ये वस्तु, व्यापार, व्यक्ति सभी का। लेकिन यह जो हम संरक्षणवादी नीति का प्रयोग कर रहे हैं, यह वैश्वीकरण की नीति के टोटल विपरीत होता है। अजय, मैं टैरिफ और नॉन टैरिफ को इसको यहीं पर इलोबरेट करके और आप इसको कुछ कुछ पॉइंट्स और क्लियर कर देता हूं, तो ये पॉइंट अपना यहीं पर क्लियर हो जाएगा। देखो, टैरिफ में दो चीजों का ध्यान रखना। एक तो गैट को ध्यान रखना और एक गैट्स को ध्यान रखना। गैट क्या है भैया? जनरल एग्रीमेंट किसका है? टैरिफ एंड ट्रेड का। किसका? टैरिफ एंड ट्रेड का। और गैट्स क्या है? ये भैया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रेड इन सर्विसेज है। इन दो के माध्यम से हम शुल्कों में वृद्धि कर देते हैं। नॉन टैरिफ में आपको समझने लायक चीज आ जाती है, वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया है, जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उसके उसके मद्देनजर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉन टैरिफ। देखो, ये क्या होता है, इसमें दो तरह के हम बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। एक बाधाएं तो हम करते हैं जिसको बोलते हैं हम TBT। एक होता है दोस्तों SPS। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, विशेष ध्यान दे के करना, अपने नोट्स में अवश्य लिख लेना, बहुत काम आने वाले हैं। जल्दी से हर कोई चीज इनको एलोबरेट नहीं करता है। अच्छा, नॉन टैरिफ में क्या हो गया? TBT और SPS। TBT होता है भैया नॉन फूड आइटम में हम जो क्वांटिटी पे बाधाएं लगाते हैं वो TBT के माध्यम से लगाते हैं, और SPS हम लगाते हैं फूड पर। जैसे मैंने अभी आम की बात करी, आपको एग्जांपल दिया, कोई कालीन है, कोई अपने सपोज करें मछली से उत्पन्न होने का कोई प्रोडक्ट है, ये सभी आपके फूड के अंतर्गत आते हैं। नॉन फूड में जैसे मैंने आपको कालीन का एक उदाहरण दिया, ये उदाहरण ये आते हैं भैया। ये क्या है? TBT क्या होता है आपका? टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड बोलते हैं। टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड से मेरा क्या तात्पर्य है कि भैया तकनीकी रूप से बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं व्यापार में। जैसे कि आम की बात ले लेते हैं, तो क्या बोलते हैं कि भैया आम जो आप तोड़ के पैकिंग करते हो वो बहुत अनहाइजेनिक तरीके से करते हो। ऐसे अतार्किक बिंदु लगा के आपके निर्यात को रोक देना। ये हमें कहाँ देखने को मिला था? यूके में हमारे अल्फांसो आम को केवल इन अतार्किक बिंदुओं के माध्यम से रोक दिया गया था। अच्छा, एक और वो क्या करते हैं, जैसे कालीन का व्यापार हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। कालीन बेसिकली हमारे से खूब एक्सपोर्ट होता है, साउदर्न कंट्री से भी होता है, बांग्लादेश से भी होता है। अब हमारे कालीनों की कीमत कम पड़ती है, तो पश्चिम में देशों ने क्या बोला कि वो तो विकसित देश है ना, तो उनके तो आजकल फंडे अलग हो गए। फंडे इन द सेंस कि उनके अब टारगेट्स क्या होते हैं कि समानीकरण करना और नारी सशक्तिकरण करना, चिल्ड्रन राइट्स को बहुत अधिक मजबूत करना। अब उनके मुद्दे ये रहते हैं, रोड, पानी, बिजली, सड़क, अब उनके मुद्दे नहीं रहते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो डेवलप हो चुके होते हैं। तो ये क्या बोलते हैं विकसित देश कि सब आपके जो कालीन आते हैं उसमें जब बनते हैं तो भैया घर में बच्चों को तुम काम में लेते हो, बाल मजदूरी काम में लेते हो, इसलिए हम तुम्हारे कालीन नहीं खरीदेंगे। अरे भैया, हमारे भारत में जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था है उसमें बालक भी अपना योगदान देता है, माता पिता का भैया ये आज से नहीं सदियों से चला रहा है। जैसी घर की परिस्थिति होती है सारे काम भी करते हैं, लेकिन वहां तो आप जानते हैं कि कैसी संस्कृति, और एक मात्र अतार्किक कारण होता है व्यापार को रोकने का। ये क्या कहलाते हैं? टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड कहलाते हैं, नॉन फूड आइटम्स में लगते हैं। दूसरा होता है SPS। ये किस पर लगता है? फूड पे लगता है, समझ रहे हैं? फूड पर लगता है। अच्छा, ये TBT है ना दोस्तों, इसमें SCM हो गया आपका सब्सिडियरी एंड काउंटर व्हीलिंग मेजर काम में लेते हैं।
काउंटरवीलिंग मेजर्स काम में लेते हैं। अब फूड के बारे में देख लेते हैं। एसपीएस क्या होता है? एसपीएस होता है दोस्तों सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। मतलब कि दोस्तों फूड के लिए आपने किस प्रकार की स्वच्छता का, आपने एनिमल्स का उनको कोई गलत इस्तेमाल करके तो उत्पाद उत्पन्न नहीं किए हैं, कितने हाइजेनिक तरीके से आप पैकिंग करते हैं, हाथ लगे अनटच्ड हैं, ये सारी बातें आपके फूड के अंतर्गत सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी के अंतर्गत आती है। अब इसी में एसपीएस फूड में एक एग्रीमेंट आता है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है दोस्तों? ये है सब्सिडी बॉक्सेस। अब सब्सिडी बॉक्सेस क्या होते हैं? आपने सुना होगा एम्बर बॉक्स के अंदर व्हाइट बॉक्स सब्सिडी, रेड बॉक्स सब्सिडी, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। जब हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो इसको क्लियर कर लेंगे। चलो साहब, चलिए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के बारे में और देख लेते हैं। देखो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की यदि आप बात करो, इसका हम ऐतिहासिक क्रम देखें तो हमें ध्यान में आता है कि 1600 में उपनिवेशी की व्यवस्था चालू हुई थी। और यदि मैं मेरे देश की परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हम देखते हैं 1945 तक का इसका प्रभाव अत्यधिक रहा था। अब देखो इसमें एक मैं आपको धीरे धीरे एक पॉइंट्स लिखाता चलूंगा, उनको अपने नोट्स में लिख लेना। देखो ये जो उपनिवेश व्यवस्था थी ना, उपनिवेश व्यवस्था में एक जैसे देश था ए और एक देश था बी। ए देश ने क्या किया, बी को अपना उपनिवेश बनाया, तो ये बी क्या हो गया भैया, इसका उपनिवेश कहलाएगा। और ये उपनिवेश व्यवस्था स्टार्ट ही इसलिए हुई थी कि भैया इनको बाजार चाहिए था। कुल मिला के सारा खेल बिजनेस का था, प्रॉफिट का था। कोई ऐसा नहीं था कि जैसे कि मोहम्मद गौरी को तो क्या करना था, अपने मत संप्रदाय को बढ़ाने के लिए भैया वो तो लोगों को मार रहा था, काट रहा था। इनका शुद्ध उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना था। लाभ कमाने के लिए इन्होंने अपनी निवेश करने के लिए उप बनाए, सब्सिडरी इन्होंने अलायंस बनाए। अलायंस शब्दावली तो इसके लिए यहाँ पर ठीक नहीं रहेगी, उसका अर्थ आईआर में चेंज होता है। लेकिन मेरा इसका तात्पर्य ये है कि इन्होंने अपने नए इन्वेस्टमेंट जोन्स बनाने के लिए देशों को अपने अंडरटेकिंग में ले लिया गया। तो इसी को क्या कहा गया? उपनिवेश व्यवस्था कहा गया। और उपनिवेश व्यवस्था के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है एक तो महानगरीय व्यवस्था वर्सेस उपनिवेश व्यवस्था। ये दो विभाजन आपको देश में देखने को मिलते हैं। मैं ऐतिहासिक क्रम में चल रहा हूं। देखो जो क्रांतियां हुई थी ना, उनका ध्यान करना, क्रांतियों के भी क्रम होते हैं। आप ये दोनों एक क्रांति समझें। जैसे कि अगर कोई बौद्धिक क्रांति होती है, इस बौद्धिक क्रांति को ही हम क्या बोलते हैं? नई प्रौद्योगिकी, न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब मैंने मेरी बुद्धि से कोई नई चीज इजाद कर दी। जैसे मोबाइल था, पहले आपके जो मोबाइल आया करते थे वो कीपैड वाला आया करते थे। मैंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि टच स्क्रीन वाले आपके मोबाइल आने लगे। थी कैसी क्रांति? बौद्धिक क्रांति। मेरे मेरे बुद्धि के बल पर परिवर्तन कर दिया। क्रांति का मतलब यही होता है कि परिवर्तन कर देना, आमूल चूल परिवर्तन कर देना। ऐसा ही दूसरा होता है व्यापार क्रांति। व्यापार क्रांति, मेरे पिताजी का अगर 1 रुपए का बिजनेस था, मैंने एकदम से उसको 100 रुपए के लाभ में लाके पटक दिया, तो क्या कहलाएगा? व्यापार क्रांति कहलाएगा। तो उपनिवेशिक व्यवस्था का संबंध बौद्धिक और व्यापारिक दोनों क्रांति से कहीं ना कहीं रहा है। अच्छा, उपनिवेश कितने तरीके के आपको देखने को मिलते हैं? हमने देखे हैं कि शुद्ध रूप से व्यापारिक उपनिवेश भी हमने देखे हैं। हमने औद्योगिक उपनिवेश भी देखे हैं।
हमने वित्तीय उपनिवेश भी देखे हैं, और इन तीनों का अमलगेशन हमने हमारे भारत एक जब औपनिवेशिक देश था उसके नाते भी हमने देखा है। अब आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि सर आपने महानगरीय और उपनिवेश व्यवस्था में विभाजन किया था, इस विभाजन को हम और थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। देखो दोस्तों, मैं शॉर्टकट नहीं ले सकता, अ, कोशिश करके भी नहीं ले पाता। एक बार कर लेंगे ना तो आगे तक का तुम्हारा संकट खत्म हो जाएगा। देखो, महानगरीय देश की भी व्यवस्था समझो आप। जब आप देखते हैं कि वर्ल्ड वार चल रहे थे तो हमने दो प्रकार के महानगरीय देशों की व्यवस्था देखने को आपको मिलेगी, और वर्ल्ड वार से पहले की भी। मैं बात कर रहा हूँ सन 1800 से लेके 1945 तक की। देखो, एक आपको देश मिलेंगे यूके, ये हमारे यूरोपियन कंट्री के, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेंगे इटली, प्रशा। ये जो प्रशा है इसी को जर्मनी भी कहते हैं, है ना, या यूं कह लीजिए जर्मनी को भी प्रशा कहते हैं। रशा, इसको रूस हम बोलते हैं, इसको रशा बोलते हैं, रूस, और जापान। ये आपको देश मिलेंगे, और महानगरीय देशों में ये आपको यूरोपियन कंट्रीज मिलेगी। इनमें आपको विभेद देखने को मिलेगा। देखो क्या था, ये जो चारों देश थे ये तो कैसे पावर सेंटर थे, ये ट्रेडिशनल पावर सेंटर थे, वर्ल्ड के पारंपरिक थे। फोर, इनको बोलते हैं फोर ट्रेडिशनल वर्ल्ड पावर्स। और ये जो देश थे इटली, प्रशा, रूस और जापान, ये कैसे थे, ये न्यू वर्ल्ड पावर एस्पिरेंट थे। इनको बोलते थे फोर न्यू वर्ल्ड पावर एस्पिरेंट्स। जैसे आप अभ्यर्थी हो ना, ये उभर रहे थे, इटली, प्रशा, रूस, जर्मनी। और आप देखो 1870 से लेके 1945 तक का जो इतिहास है उसमें इन न्यू वर्ल्ड पावर एस्पिरेंट्स का ही प्रमुख रोल रहा है। इटली और जर्मनी तो आप जानते ही हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट देख लो, फिर वर्ल्ड वार टू के जो कॉन्सिक्वेंसेस बने थे वो इन्हीं फोर न्यू वर्ल्ड पावर एस्पिरेंट्स के कारण रहे थे। और कहीं ना कहीं जो फोर ट्रेडिशनल आपकी वर्ल्ड पावर्स थी उनकी जो ललक थी भैया लाभ कमाने की, अनैतिक ललक भी थी, वह भी इसका कहीं ना कहीं कारण था। क्लियर? ठीक है। इसी के बाद भैया एक और आपको देखने को मिलेगा 1945 के बाद का सिनेरियो, वो क्या था वो भी देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 1945 से लेके 1995 की मैं आपसे बात करता हूं, तो वर्तमान में हमें क्या सिनेरियो को देखने मिलता है, नव उपनिवेश व्यवस्था। देखो आज भी हम है ना आज़ाद जरूर हो गए हैं, लेकिन एज ए उपनिवेश के रूप में काम कर रहा है हमारा देश भी, या अन्य जो भी आपको देश मिलेंगे। नव उपनिवेश व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, समझ गए। 1945 में आप सब जानते हैं यूएनओ, दादाजी बड़े काका जी जो बन के आए थे, इनके मार्गदर्शन में कई विकसित आर्थिक व्यवस्थाएं पनपी थी, समझ रहे हो। और इस नव उपनिवेश व्यवस्था को भी यदि मैं विभाजन करूं तो आपको स्पष्ट रूप से विभाजन देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा नव महानगरीय, जो महानगरीय व्यवस्था थी ना, इसी में आपको नव महानगरीय, क्योंकि अब उपनिवेश व्यवस्था में अब न्यू औपनिवेशिक ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं ना, तो नव उपनिवेश महानगरी में आपको दो देशों के नाम और मिलेंगे प्रोमिनेंट रूप से, एक यूएसए और एक रशा। बिल्कुल सही सोचा होगा आपने। ट्रेडिशनल वर्ल्ड पावर्स में यूएसए और रशा कहाँ थे, यूएसए तो यहाँ पर था, यूएसए का तो नाम ही नहीं था, माफ करना, और रशा कहाँ था, रशा एज ए न्यू वर्ल्ड पावर एस्पिरेंट के नाते उभर रहा था। अच्छा, पूर्व महानगरीय, आप सभी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यूके। पूर्व महानगरी में कौन सा आ जाएगा, यूके आ जाएगा। और उपनिवेश की हम बात करें तो उपनिवेश में हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। अब देखो आपको ना धीरे धीरे एक माइंड में पिक्चर बन जाएगी कि भैया ये जितना भी काम चल रहा है, WTO का देखोगे, IMF का देखोगे, इसके पीछे वर्ल्ड ऑर्डर क्या रहा था, क्योंकि ये सारे देश ही मिलके भैया इन इंस्टीट्यूशन को जन्म दे रहे थे, समझे। तो ये आपको एक बार बाइफिकेशन समझ में आ गया ना कि भैया कौन से ऐसे देश थे जो उपनिवेश व्यवस्था में नए उभर के आए, पहले क्या व्यवस्था थी स्टार्टिंग में। तो हमने हल्का सा एक ब्रीफ लेने का प्रयास किया सन 16 से लेके 1945 तक का, और जो न्यू आपका औपनिवेशिक सिस्टम आया, ऑर्डर आया,
उसके अंतर्गत हमने 1945 से 1995 तक की बात करनी स्टार्ट करी, जब ये यूएनओ का उद्भव होना स्टार्ट हो गया था। अब इसको समझने के लिए दो तीन चीजें आप क्रम में समझते जाना। देखो ये कीवर्ड जब अपने नोट्स बनाओ ना तो लिख लेना। देखो इसी दौरान एक प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। बोलते ना मैं आपके लिए बहुत डिटरमाइंड हूं, तो वही डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन मतलब क्या है? आत्मनिर्णय। सेल्फ मतलब आत्म, और डिटर्मिनेशन मतलब निर्णय, मतलब ऐसा निर्णय जो आप खुद पर आधारित हो, किसी और पर आधारित न हो। आत्मनिर्णय निर्णय आपने लिया हो। देखो ये इंपॉर्टेंट सेल्फ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन था। ये बेसिकली कब आया था? ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बात कर रहा हूँ 1945 के आसपास की, समझ रहे हो ना? जब वर्ल्ड वार 2 आपका स्टार्ट हुआ था 41 में, 40 से 41 के पीरियड में, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन करके ये प्रिंसिपल का उद्भव हुआ था। इसी प्रिंसिपल को अगर यदि कहीं आपके प्री में आ जाए तो इसको जस कोजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जस कोजेंस भी बोलते हैं। इसका मोटा मोटा तात्पर्य ये था दोस्तों कि जैसे कि आपको कोई भी देश वो अपनी सॉवरेनिटी फ्रीली चूज कर सकता है, मतलब कि फ्रीली चूज देयर सॉवरेनिटी, SOVEREIGNTY, ठीक है ना? वो फ्रीली चूज कर सकता है अपनी सॉवरेनिटी। साथ ही साथ भैया इंटरनेशनल में पॉलिटिकल स्टेटस में भी वो बोल सकता है भैया कि मुझे आपके इंटरफेयर कर चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए भी आप स्वतंत्र होता है। मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टेटस में नो इंटरफेयर। समझ गए? जस्ट कॉजेंस और प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मूल अर्थ यही था। एक अर्थ हम ये भी जानते हैं कि ये डिनोट ये करता था कि भाई हर व्यक्ति, हर पीपल के अपने एक लीगल राइट्स होते हैं, उनको अपने डेस्टिनी, अपने निर्णय लेने का अधिकार होता है। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है ना, इसी के ऊपर अपने जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने बड़ा दबाव डाला था ब्रिटेन पे। जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले प्रेशर यूएसए का जो था वो इसी प्रिंसिपल पर आधारित था। ये तो मात्र नाम मात्र का एक बहाना था, लेकिन आज़ादी के पीछे जो सबसे बड़े कारण रहे वो कौन रहे? सुभाष चंद्र बोस। देखो यूँ समझो, मैंने पहले भी आपको बताया होगा, हमारे इतिहास को बड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया हमेशा ही। अभी वर्तमान में एक आरटीआई एनसीईआरटी को डाली थी और उन्होंने ये बोला था कि आपने औरंगजेब के बारे में ये बताया है कि इसने मंदिरों का निर्माण कराया, ये बड़ा पीर फकीर टाइप का आदमी था। ये जो तथ्य हैं इसके लिए आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, कहाँ से आपने लिए हैं? आरटीआई में अभी उन्होंने जवाब दिया एनसीईआरटी ने कि हमारे पास ऐसे कोई तथ्य नहीं है। बताओ, मतलब सदियों से, है ना, सदियों से तो हो ही रहा है, जब से मुगल काल था, लेकिन आज़ादी के बाद से भी सुनियोजित तरीके से हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हमारा मान सम्मान को दमन करके हमें जैसे किसी को आप जैसे ठोक पीट के बचपन में उसको बता दो ना कि तेरे में ताकत नहीं है, तेरे में ताकत नहीं है, उस तरीके से दिमाग को मेंड करने का इन्होंने प्रयास किया। आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब शेर का शावक भेड़िए के झुंड में जाके पलता है, बड़ा होता है, तो वो अपने आप को भेड़ जैसा ही समझने लग जाता है। तो इनकी पूरी पूरी बड़ी जबरदस्त प्लानिंग चलती है अगले 100-200 सालों की। उसके अंतर्गत एक प्लानिंग ये भी था कि शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से भारत के नौजवान युवाओं का मन मस्तिष्क का मान सम्मान अपने देश के प्रति समाप्त कर दो। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पे आ जाएं वापस। अब इसमें ध्यान रखना, एक आपको डेट बता रहा हूं मैं, 9 अगस्त 1941 से लेके 14 अगस्त 1941, ये वह डेट थी। 14 अगस्त 1941 को एक चार्टर आया था जिसका नाम था अटलांटिक चार्टर। क्या आया था? ये ध्यान रखना, ये आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको अटलांटिक चार्टर या एक अटलांटिक वार्ता के बाद ये चार्टर निकला था, इसलिए इसको अटलांटिक चार्टर और अटलांटिक वार्ता दोनों देखने को मिलता है। अच्छा, ये वार्ता किन किन के बीच में हुई थी? देखो, यूएसए कौन है आपका नव महानगरीय देश, और आपका पूर्व ट्रेडिशनल महानगरीय देश कौन था? यूके। इनके बीच में साहब ये वार्ता हुई थी। अच्छा, यूएसए से कौन बैठे थे? यूएसए से उनके प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट।
फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। और यूके से कौन बैठे थे? यूके से आपके बैठे थे विंस्टन चर्चिल। देखो दोस्तों क्या है कि मैं अभी टाउन में नहीं हूँ, इसी वजह से ये कक्षा जो थी एक दो दिन डिले हो रही थी, और अभी भी मैं दूसरी स्थान पर हूँ, इसीलिए आपको एज ए वाइट बोर्ड पर मेरा जो डिले हो रहा था उसको पूरा करने के लिए मैंने एक बार वाइट बोर्ड पे टॉपिक्स अपने तो क्लियर करके आपको दे दिए जाए। हाँ, हो सकता है मेरी आपको शक्ल नहीं दिखे, लेकिन मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि संवाद के माध्यम से आपको विषय स्पष्ट होता जाए। क्लियर? तो यूएसए से कौन बैठे थे? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट बैठे थे। यूके से कौन बैठे थे? विंस्टन चर्चिल बैठे थे। इन दोनों ने सब वार्ता करी, समझ गए? और यही वो वार्ता थी जिसके बाद यूके ने मान लिया कि ठीक है साहब, ये कोई प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है। विंस्टन चर्चिल ने स्वीकार कर लिया था। और इसी क्रम में मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो उपनिवेशों को आत्मनिर्णय का अधिकार है, ये बोला था कि साहब आप भी तय कर सकते हो कि आपको सॉवरेनिटी प्राप्त करनी है, क्या आपको इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टेटस में कोई इंटरफेरेंस चाहिए या नहीं चाहिए। आप अपनी डेस्टिनी वहाँ के पीपल लीगल राइट के माध्यम से तय कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का पार्ट लागू किया गया था। कहाँ कहाँ पर? जो जो उपनिवेश थे। ये तो एक कारण था, लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण थे, समझ गए? और इसी को हमने क्या आगे बोला? डी कॉलोनाइजेशन, वी औपनिवेशीकरण, वी ऑफ निवेशीकरण। हिस्ट्री पढ़ ली हो तो इनको रिलेट करते जाना। क्या इसी को हमने क्या बोला था? वी उपनिवेशीकरण, डी कॉलोनाइजेशन। अच्छा, साथ ही साथ क्या हुआ था? अंतरराष्ट्रीय व्यापार जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भी आत्मनिर्णय के अधिकार को बहुत तेजी से बढ़ाया था। क्या इंटरनेशनल व्यापार के अंतर्गत क्या बात हुई थी? जब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भी बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसमें भैया सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रिंसिपल और रूल कहाँ एप्लीकेबल हो रहा है? इन्होंने बोला था संरक्षणवाद के खिलाफ। कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास तो टेक्नोलॉजी है, तो आप तो क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा दे सकते हैं, पैसा है आपके पास, या आप क्या कर सकते हैं? हमारे उत्पादों पे शुल्क इतना बढ़ा देंगे कि भैया कि हम तो आप हमारा सामान आपके देश में बेच ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं? तो इन्होंने बोला कि भैया सबको ये प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार मिलना चाहिए। आपको भी क्या कर सकते हो, जैसे आपका राइट है ऐसा हमारा भी राइट है सामान बेचने का। वह भी पॉइंट इसके अंदर उठ के आया था। और इन्होंने कहा था कि भैया जो संपूर्ण विश्व समुदाय है, संपूर्ण विश्व समुदाय जो हम सदियों से कहते आ रहे हैं, एक परिवार है। देखो इन्होंने तो सब लाभ के कारण ये अच्छी अच्छी बातें करी थी कि इनको अब सामान बेचना था। इनका जब भैया युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गई थी, तो इनको नए नए बाजार चाहिए थे, नए नए अपने उद्योग धंधे को खड़े करके अपना जो डेफिसिट था उसको पूरा करने के लिए। जब लड़ लिए पिट लिए, लाखों लोगों को मार पीट लिया, तब जाके कह रहे हैं कि विश्व समुदाय क्या है? एक परिवार है। ठीक है ना? एक दूसरे की आर्थिक मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का आर्थिक विकास करना चाहिए। और यही क्रम आगे बढ़ता बढ़ता किस में कन्वर्ट होने लग गया? यूनाइटेड नेशन में। इन्हीं एकत्रित राष्ट्रों ने क्या बोला? 1941 में भैया बैठे कौन कौन? अमेरिका बैठा, यूके बैठा। और 1945 आप सभी जानते हैं, जुलाई 1945 में उन्होंने प्रचार किया कि भैया यूनाइटेड नेशन बनने जा रही है। क्लियर? और जैसे बनने जा रही है तो इसी क्रम में आप सभी जानते हैं यह तारीख 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। किसकी? यूनाइटेड नेशन की। और इस स्थापना में इसका मुख्यालय कहाँ था? हेडक्वार्टर कहाँ है? आप सभी जानते हैं, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। क्लियर है ना? और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी ये भी आप अगर बता देंगे तो बड़ा आनंद आएगा। ये सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, अक्टूबर 1945, 24 तारीख का विषय ध्यान रखना। अच्छा, आपको मैं इसके दो तीन बातें और बता दूं कि यूएनओ के जो संस्थापक थे उनमें कौन कौन थे। एक तो आप सभी जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स था ही, मतलब यूएसए था ही, यूके भी था, ये दो तो थे ही भैया, आप देख ही रहे थे। नव महानगरीय और पूर्व महानगरीय देश, साथ ही साथ इनके फ्रांस, ब्राजील, तुर्की,
तुर्की का भी नाम आपको बता रहा हूँ, और अन्य कई देशों को मिला के इनका संस्थापना हुई थी। ये दो देश मैंने आपको इसलिए बताए हैं। तुर्की भैया इस्लामिक ऑटोमन एम्पायर आप सब जानते हैं, ये भी इसके अंतर्गत है। क्लियर। ये हमारा यूएनओ को स्थापित करने का एक उद्देश्य था, जिसके अंतर्गत इन्होंने बोला कि साहब हम अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाएंगे, इसके सहयोग से हम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित करेंगे, आर्थिक विकास लेके आएंगे, सामाजिक प्रगति करेंगे, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए हम खूब काम करेंगे। ये इनका मोटा मोटा एजेंडा था। क्लियर। आप समझ रहे हैं ना कि देखो विश्व व्यवस्था कहाँ से कैसे शुरू हुई और किस लिए शुरू हुई। और 1924 अक्टूबर 1945 में जब यूएनओ बन रही थी ना, देखो मूल चीज तो वही है, विकास विकास तो सब इसलिए करना था कि भैया उनको व्यापार करना था। और इसी क्रम में मैं थोड़ा सा वापस पीछे लेके जाता हूँ। 1944 में 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप सभी जानते हैं, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। इस यूनाइटेड नेशन फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस को आप एक नाम से और जानते हैं, अब मैं बोलूंगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन, समझ गए। और इस फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, 44 देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए थे, जिसमें हमारा प्यारा भारत भी था, इंक्लूडेड भारत भी था। समझ गए। अब इसमें जो प्रतिनिधि मंडल थे ना, देखो उसमें क्या था, आप सभी जानते हैं, मैंने क्या बोला, यूके और यूएस से दो देशों का नाम लिया था ना। यूके से जो प्रतिनिधि मंडल था उसका नेतृत्व कर रहे थे जे.एम. कीन्स, आपने सबने सुना होगा। क्यों इन लोगों के क्वेश्चंस आते हैं प्रीमियम, आपको ध्यान आ जाएगा। जे.एम. कीन्स, इसने भी एक ड्राफ्ट दिया था कि भैया कैसा फाइनेंस का इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए विश्व में, उसके बारे में जे.एम. कीन्स ने भी बोला था, और इसने एक प्रारूप प्रस्ताव दिया था। और इस प्रारूप प्रस्ताव में उसने 4 इंस्टीट्यूटों का नाम बताया था। एक बोला था IDFI, एक ITFI, एक ITO, एक था INC। हाँ, IDFI, ITFI, ITO और INC, ये 4 इंस्टीट्यूशनों का इसने नाम दिया था। और एक DL वाइट और हैं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं उनको DL वाइट के बारे में खूब सुना होगा। DL वाइट ने भी एक प्रारूप प्रस्ताव दिया था, और उसने किस किस के लिए बोला था भैया, IDFI और ITFI के लिए बोला था। ठीक है। अच्छा, ये कौन कौन से हैं साहब, देखो IDFI तो था इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ITFI था इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और ITO था अपना इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और INC इंटरनेशनल न्यूट्रल करेंसी। हम इनके बारे में देखेंगे अभी। चलो साहब, एक बार ये सारे इंस्टीट्यूशन को देख लेते हैं तो आपको अब ध्यान में आने लग जाएगा भैया IMF कहाँ से बना था, WTO कहाँ से बनना स्टार्ट हो गया था, वर्ल्ड बैंक की उद्भव होना कहाँ से स्टार्ट हो गया था। ये सारी इंस्टीट्यूशन का उद्भव यहीं पर छुपा हुआ है, जो हमने अभी चर्चा करी है। जे.एम. कीन्स ने कौन कौन से प्रारूप प्रस्ताव के अंतर्गत 4 इंस्टीट्यूशनों का नाम बोला था, और DL वाइट ने क्या बोला था। और देखो हुआ भी क्या था, ये जो 2 इंस्टीट्यूट है बाद में यही कन्वर्ट हो गए थे, IDFI और ITFI। क्लियर। और ये किस में कन्वर्ट हुए थे ये अभी हम देखेंगे। एक बार ये इंस्टीट्यूशंस को समझ लो आप सारों को। देखो पहला इंस्टीट्यूशन की हम समझते हैं IDFI, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये क्या करता था, अंतरराष्ट्रीय डेवलपमेंट का हो गया विकास, फाइनेंस का वित्त, और इंस्टीट्यूशन का संस्था। देखो IDFI में हुआ क्या था, आप नाम से समझो, अंतरराष्ट्रीय विकास, और फाइनेंस का हो गया वित्त। मतलब कि भैया अंतरराष्ट्रीय डेवलपमेंट करने के लिए ये कोई वित्त व्यवस्था थी, और वित्त का मतलब, फाइनेंस का मतलब आप जानते हो भैया लोन देना होता है। और इनके जो सदस्य थे, इन सदस्यों ने क्या किया, सबने मिलकर अंशदान किया। और कैसा अंशदान किया, पूंजीगत अंशदान किया। और अंशदान करने के बाद इन्होंने क्या किया दोस्तों, कि हम क्या करेंगे, ये जो हमने अंशदान करके जो पैसा इकट्ठा किया है, इसको इन्होंने बॉन्ड में कन्वर्ट किया, बॉन्ड बनाए, कागज का टुकड़ा बना के उसको बाजार में सेल किया, और उससे इन्होंने क्या किया, पूंजी पुनः एकत्रित करी।
क्या होता है, बॉन्ड की रेट बढ़ती जाती है, कम होती जाती है, उसके बारे में भी आप जानते हैं। इन्होंने भैया अधिक बॉन्ड निकाले और बाजार में सेल करने के लिए दिए। अच्छा, अब ये बॉन्ड लोग क्यों खरीदेंगे, क्योंकि जानते हैं कि भैया इनके पास ऑलरेडी पूंजीगत पूंजी है, समझ रहे हो। और पूंजी भैया, कोई भी व्यापार करते हो तो आप पहले कुछ पैसा इकट्ठा करके रखते हो ना, उसी तरीके से एक पूंजीगत अंशदान किया और उस पूंजीगत अंशदान को इन्होंने बाजार में बॉन्ड के रूप में विक्रय किया, समझ रहे हैं। और उससे जो पूंजी एकत्रित करी उनको इन्होंने क्या किया, अब देखो ये बनाया इसलिए गया था कि जो आज़ादी के बाद देश तहस नहस हो गए थे या वर्ल्ड वॉर के बाद तहस नहस हो गए थे, उन देशों को क्या करेंगे, दोबारा से खड़ा करेंगे। वहां पर हम विकास परक परियोजना में इनके वित्त पोषण करेंगे। क्यों करेंगे, अरे भैया इनको वहां पे व्यापार करना है। देखो इन्वेस्टमेंट करके वहां पे रोड वोड बनाएंगे और उनके मकान दुकान बना के खड़ा करेंगे तो सामान तो हम ही बेचेंगे ना, और तो एकदम से तो इंडस्ट्री यहाँ पे क्रिएट हो ही नहीं सकती, समझ रहे ना। तो इन सदस्यों ने ये पूंजीगत जो अंशदान किया, इसके बॉन्ड विक्रय करके जो एकत्रित पूंजी करी, उसको जरूरतमंद सदस्य देशों में कैसे किया, रियायती ब्याज दर पर, रियायती ब्याज दर पर, और कौन सी परियोजनाओं पे वित्त दिया, विकास परक परियोजनाओं में, विकास परक परियोजनाओं में वित्त का पोषण किया इन्होंने, समझ रहे हो ना। तो आईडीएफआई आपको क्लियर हो गया। देखो ये सारे आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे भैया इनका क्या मूल उद्देश्य था, बाद में इनका क्या नाम हो गया, ये आप सब समझ जाओगे। दूसरा हम देखते हैं आईटीएफआई का, और आईटीएफआई क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और फाइनेंस हो गया हमारा वित्त, और इंस्टीट्यूशन हो गया संस्था। देखो पहली जो इंस्टीट्यूट थी वो तो क्या कर रही थी, विकास के लिए वित्त प्रोवाइड करा रही थी। दूसरी इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन किसके लिए वित्त प्रोवाइड करा रही है, व्यापार करने के लिए वित्त प्रोवाइड करा रही है। सेम ये भी इनके जो भी सदस्य देश थे उन्होंने क्या किया, वही पूंजीगत अंशदान करके बाजार में बॉन्ड विक्रय किया, और उससे जो एकत्रित पूंजी थी उसको इन्होंने क्या किया, सदस्य देशों को पैसा दिया। और कैसा दिया पैसा, इन्होंने लो इंटरेस्ट रेट पर दिया। क्या, लो इंटरेस्ट रेट पे पैसा दिया। किस लिए दिया, बिजनेस करने के लिए पैसा दिया। क्लियर। ऐसे एक इंस्टीट्यूशन तो बनाया कि भैया पहले तो क्या करो, वहां की जो इकोनॉमी के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर वो खड़ा करते हैं, वहां विकास करते हैं, वहां रोड बनाते हैं, वहां पर ऑफिसेज बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, मकान बनवाते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, हम वहां पे व्यापार करने के लिए भी पैसा देंगे। क्यों देंगे भैया, इनको अपना बाजार खड़ा करना था दोबारा, समझ रहे हो। और आप जानते हैं कि अपना व्यापार इनके खुद के विकसित देशों में तो कम हो गया था, तो इनको एक्सप्लोर करना था, समझ रहे हो। और आप जानते हैं कि विदेशों में जो व्यापार है, विशेषकर आयात व्यापार कम ना हो जाए, इसीलिए ये सारे काम कर रहे थे। और आयात कम नहीं हो जाए से मेरा आशय यही है कि भैया इनको पैसा दो, जिससे क्या करेंगे, रेगुलर हमसे आयात करते रहेंगे, नहीं तो हमारे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, हमारे यहाँ पर विशियस सर्कल हो जाएगा, हमारे यहाँ के उद्योग धंधों का सामान कैसे बिकेगा। तो ये एक तरीके से फंडिंग करना, कम ब्याज दर लेना, और वहां पर एक नया बाजार खड़ा करना मेन उद्देश्य था, समझ रहे हो। और साथ ही साथ जिस सदस्य देश में चालू खाता घाटा होगा, उस देश को घाटे के वित्त पोषण के लिए भी ऋण दिया जाएगा। ये भी इसमें भी बात आप ध्यान रखना विशेष रूप से। चालू घाटा आप समझ गए ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो हम पढ़ रखे हैं, चालू घाटे को पूरा करने के लिए भी वित्त पोषण दिया था, ये भी इसमें हुआ था व्यापार के लिए। और आपका जो करंट डेफिसिट है, उस घाटे को ठीक करने के लिए भी आपको वित्त पोषण मतलब ऋण दिया जाएगा। ये किसके अंतर्गत तय हुआ था, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में तय हुआ था। अगला इंस्टीट्यूट देखें हम, तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है सब, अंतरराष्ट्रीय
व्यापार और यहाँ पर क्या हो गया, अब संगठन हो गया। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये संगठन हो गया। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है, ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, व्यापार करने का संगठन है। आप लोग बनाते हो ना, ट्रक यूनियन बनाते हो, व्यापारियों का संगठन बनाते हो, हाँ, कोई क्लब बनाते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब बनाते हो, क्रिकेटर्स का ये संगठन है। तो भैया ये आप समझ जाओ संगठन क्यों बनाते हैं। आपस में अपने राइट्स को मजबूती से किसी पटल पर रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। और ये एक ऐसी संस्था थी जो वित्तीय कार्य तो नहीं करेगी, लेकिन क्या करेगी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की निगरानी करती रहेगी। देखो इन्होंने कितना सिस्टमेटिकली चले हैं, पैसा दे दिया, विकास करवा दिया, व्यापार करने के लिए पैसा दे दिया। अब ये जो बिजनेस हो रहा है उस पर कहीं चौधराहट भी तो लगानी है ना। उस चौधराहट को लगाने के लिए इन्होंने बोला साहब एक और संगठन बनाते हैं, हम इसमें ये ध्यान रखेंगे कि समता मूलक काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई देश ज्यादा किसी को सामान बेच रहा है, सस्ते में बेच रहा है, उसके व्यापार को हानि पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप भी, भारत जैसे देश भी क्या कर सकते हैं, हमारे देश में सामान बेचो, समता मूलक व्यापार करेंगे। अरे भाई यहाँ तो इंडस्ट्री खड़ी नहीं हुई, तुम कैसी बातें करते हो, समझ गए। मतलब व्यापार में समता मूलक लाभ सबको मिल सके, एक एक कोई नहीं मिले, है ना, बल्कि क्षमता अनुसार सब अपना काम कर सकें। ये कौन बोलता था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलता था। और पुराने दौर में जो व्यापारी उपनिवेशवाद चलता था उसको ये समाप्त करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करके बेवकूफ बनाने का काम है। ऐसी एक अमेजन प्राइम पे वो आई है, तांडव करके एक वेब सीरीज आई है। मतलब इतना इतना घृणित माइंड है उसका, डायरेक्टर का, भाई गजब का। मतलब कई बार क्या होता है, बुद्धिमत्ता भी बहुत दुखदाई होती है। इतना प्यार से सबका इसने बेवकूफ बेवकूफ बनाया है, इसने मूर्ख बनाया है। और जो उनका एजेंडा था, उस एजेंडा को छोटे छोटे सीन्स में ऐसे पुटअप किया है, पूछो मत आप, कि अगर कोई नया सा लड़का है वो तो समझ ही नहीं पाए कि भैया कि हाँ इसके पीछे क्या चाल चल रहे हैं। ये मैंने देखा था उसको फटाफट फॉरवर्ड कर कुरा के, तो मैं ताज्जुब कर गया मैंने कि कितनी स्ट्रैटेजी से इस दिमाग वाले डायरेक्टर ने अपनी स्क्रिप्ट लिखी है और इस स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट भी करवाया है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट उसने लिए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब कितना घृणित, कितना मतलब बुद्धिमान, चालाक, कुत्सित व्यक्ति है वो। और डायरेक्टर वो ये जिसने भारत मूवी बनाई थी सलमान खान के साथ, और एक दो और मूवीज बनाई है, क्या नाम है उसका, अब्बास अली जफर ऐसा कुछ नाम है। उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। हाँ, चौथा कौन सा इंस्टीट्यूट हो गया हमारा, आईएनसी, इंटरनेशनल न्यूट्रल करेंसी। इंटरनेशनल न्यूट्रल, NEUTRAL, न्यूट्रल करेंसी। ये और भैया एक बना था संस्थान, ये क्या था, तटस्थ। न्यूट्रल तो हो गया आपका तटस्थ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, इसको कहते थे भैया तटस्थ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा। इन्होंने बोला, आईएनसी ने, भैया ऐसी मुद्रा जो किसी एक देश की सरकार की ना हो, या किसी एक देश की सरकार के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी प्रमुख देशों के साझा नियंत्रण में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, साझा नियंत्रण में हो, ऐसी मुद्रा बनाओ। समझ रहे हो, देखो आप पूरे विश्व में कैसे व्यापार बढ़ाना है, और जिसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं लेन देन में हम उपयोग कर सकें, ऐसी एक मुद्रा बनाओ। उसके लिए इंस्टीट्यूट बनाया था जिसको बोलते थे तटस्थ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा। समझ रहे हो। अब हुआ क्या दोस्तों, ये चारों जो इंस्टीट्यूट बने, उसके बाद एक व्हाइट पेपर आया, है ना, जिसको आप बोलते हैं व्हाइट प्रस्ताव। पेपर क्या होता है, जब आपके पास ड्राफ्ट्स आते हैं ना, चर्चा होती है, उसके बाद लास्ट में एक फाइनल एक डिक्लेरेशन होता है, एक प्रस्ताव पारित होता है। उस प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद ही ब्रेटन वुड सम्मेलन में, किसमें, सुनना ढंग से, ब्रेटन वुड सम्मेलन में क्या हुआ भैया, दो इंस्टीट्यूटों की स्थापना हुई। ये जो आपका IDFI है ना, ये तो क्या बन गया मेरे प्यारे दोस्तों, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। किस लिए बैंक बनाया भैया, कि हम क्या करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे और विकास करने के लिए बैंक बनाया है। और जो हमारा IDFI था उसका नाम चेंज करके एक तो ये कर दिया। दूसरा इन्होंने क्या किया, IDFI के बाद जो एक ITFI था ना,
इस ITFI को इन्होंने किस में चेंज कर दिया, IMF में चेंज कर दिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में चेंज कर दिया। क्लियर। वित्तीय सहायता देने के लिए जो ITFI बनाई थी, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, IMF कर दिया। क्लियर। जो हमारा IDFI था उसको तो क्या बना दिया मेरे दोस्तों, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, बैंक बनाया रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट करने के लिए। ITFI को किस में चेंज कर दिया, IMF में कर दिया। क्लियर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्विंस बोलते हैं, जुड़वा संस्थाएं, ट्विंस इंस्टीट्यूट्स भी बोलते हैं इनको, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संस्थाएं भी बोलते हैं। देखो जो IBRD था ना दोस्तों, वो तो प्रत्यक्ष रूप से मदद करता है, डायरेक्ट। और IMF कैसी मदद करता है, अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन देता है। अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन देता है। ये कैसे देता है, विकास करने के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से IMF प्रोत्साहन देता है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संस्थाएं बोलते हैं। और कारण है कि भैया ब्रेटन वुड के जो जहां पर इस पारित हुआ था, ब्रेटन वुड में आपका ये व्हाइट प्रस्ताव पारित हुआ था, ये ब्रेटन वुड सम्मेलन में पारित हुआ था। इसी की वजह से इन दोनों का उद्भव भी इसी सम्मेलन में हुआ था। इसी कारण इनको हम क्या बोलते हैं, जुड़वा संस्थाएं बोलते हैं, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संस्थाएं बोलते हैं। क्लियर। और यही वो संस्थाएं थी दोस्तों जिनने 1947 से लेके 1972 तक क्या किया था भैया, इन संस्थाओं ने दबदबा कायम कर रखा था विश्व व्यवस्था पर लगातार। देखो IMF की यदि बात करें तो विनिमय दर व्यवस्था को इन्होंने विनिमय दर व्यवस्था में स्थिरता तो सुनिश्चित करना चाहते ही थे, जिससे कि अपना व्यापार ये सुगम तरीके से कर सके। साथ ही साथ इन्होंने दोस्तों मुद्रा की सट्टेबाजी की व्यापारी लाभ नहीं मिल। इसी क्रम में दोस्तों हमने क्या किया, बेसिक इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अब हमने देख ली है, इसको एक बार जरूर पढ़ लेना, नोट्स भी इसी प्रकार से बना लेना जो मैंने आपके साथ चर्चा करी है। मुझे लगता है कि 1-1.5 पेज में बन जाएंगे आपके, तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा कौन सी चीज़ किस कारण से आई थी। और उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओहो बड़ा छोटा हो गया ये दोस्तों, हमने जो बेसिकली पढ़ा है, अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, IMF इंस्टीट्यूट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हम IMF के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, IMF को पढ़ेंगे, WTO को पढ़ लेंगे, वर्ल्ड बैंक को पढ़ लेंगे। उसके बाद हम उसके कार्य प्रणाली और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको भी देख लेंगे। ये बेसिक एक मन में इन इंस्टीट्यूटों के प्रति ऐतिहासिक संकल्पना बनना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यधिक आवश्यक था। इसको एक बार देखना, नोट्स बनाना, और कोई भी समस्या इससे रिलेटेड हो, कोई भी आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझसे संपर्क कर लेना, हम इसको दूर कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।